Hello everyone, welcome to my channel. So after a long time I'm uploading the video and this is for Insta January 2021 current affairs compilation. Right now I'm using the PDF because I don't have time, so even if the strike will come, so it will be on one video. That's why I am uploading the marathon video. Okay, so start करते हैं. Insights IAS का ये PDF है. You can also download it from the नेट एंड जनवरी 2021 116 पेजेस ही हैं इसके अंदर. सो ये आप चाहे तो इनका कोर्स ले सकते हैं. फीस वगैरह सब आपको उसके अंदर ही देखने को मिल जाएगी. ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ेंगे. ओके, ये आप भी पीडीएफ या तो फ़ोटो कॉपी करा लें, ठीक है, या फिर प्रिंट आउट निकलवा लें. ओके, मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं तो आप ये वहाँ से ले सकते हैं. मेरी वीडियोस को सुनिए, अंडरलाइन कीजिए पॉइंट्स को एंड देन रिवाइज इट. ये आपके लिए काफ़ी होगा. ओके, एंड दो तीन जो भी आपके सोर्सेज हैं उन्हें मत फॉलो कीजिए, आप एक को ही फॉलो कीजिए एंड क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. GS1 से टॉपिक्स हैं इंडियन कल्चर, सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स. सो फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर न्यू अनुभव मंतप. ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, मंटप होगा या ये मंतपा होगा, तो वो थोड़ा और हमें रीड करने के बाद पता चल जाएगा. सो जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येडियुरप्पा, उन्होंने एक तरीके से नींव रखी है किसकी, नए अनुभव मंतप की. कहाँ पर, बसा वाकलाइन के अंदर. ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका नाम. ये एक ऐसी जगह है जो कि 12th सेंचुरी पोइट फिलोसफर बासवन के जो उन्होंने यहाँ पे अपनी लाइफ जो थी वो जी थी एंड वो ज़्यादातर यहीं रहे थे. तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 12वीं सेंचुरी के अनुभव मंतप या मंटप, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, तो ये इनको फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते थे. एंड काफ़ी सारे फिलोसफर्स ने, सोशल रिफॉर्मर्स के जो हैं वहाँ पे डिबेट्स हुआ करते थे. ठीक है, तो अनुभव इज़ रिलेटेड समथिंग एक्सपीरियंस. तो ये जो बिल्डिंग होगी ये कैसे बनेगी, कल्याण चालुक्य स्टाइल के अंदर बनेगी. ओके, तो अब ये जो बासवन थे ये कौन थे, इनके जो थोड़े थॉट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन हम जान लेते हैं. तो 12वीं सेंचुरी के फिलोसफर थे, कन्नड़ पोइट थे, ठीक है, एक सोशल रिफॉर्मर थे. कलचुरी डायनेस्टी के जो किंग थे बिजाला वन, उनके टाइम में इनको देखा गया था. इन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू लोगों को अवेयरनेस की, जिन्हें वचन्स कहते हैं. डिस्क्रिमिनेशन के ये खिलाफ थे. अनुभव मंटप, जिनको हॉल कहते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का, वो इन्होंने बनाए जहाँ पे मैन एंड वीमेन आते थे अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से एंड फिर वो डिस्कस करते थे अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ लाइफ. लीडर की तरह इन्होंने एक नए जो मीन्स डिवोशनल मूवमेंट भी चलाई जिसका नाम था विरा शेप्स. ओके, तो इसको नाम ध्यान रखिएगा, मीन्स वीर शेप्स. तो ये भी बोल सकते हैं कि हीरोइक वर्शिपर्स ऑफ शिवा. तो ये जो मूवमेंट थी इसकी अगर हम जड़ों की बात करें तो तमिल भक्ति मूवमेंट से हम इसको रिलेट कर सकते हैं. शिव नयनार्स अलवर्स आपने सुने होंगे 7वीं से 11वीं सेंचुरी के बीच में. तो जो बसव थे या जो बासवन थे उन्होंने वर्शिप दिखाई एंड इन्होंने कहा कि टेम्पल वर्शिप ज़रूरी नहीं है या जो ब्राह्मण्स रिचुअल्स करते हैं वो ज़रूरी नहीं है. तो ये पहले कन्नडिग थे जिनके ऑनर में एक कॉइन भी जो था वो बनाया गया था. नवंबर 2015 में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे उन्होंने इनका जो स्टैचू था वो लंदन की जो रिवर थेम्स है लंबेत के अंदर, वहाँ पर इनका स्टैचू जो था वो इनॉग्रेट किया था किसका, बसा वेश्वर का. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब थोड़ा बासवन एंड शरण मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं. तो जो शरण मूवमेंट जहाँ पे ये रहते थे या जहाँ पे मीन्स इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि कोई भी कास्ट का पर्सन हो वो आ सकता है एंड स्पिरिचुअल यूनिवर्स के बारे में जान सकता है. ओके, सो कभी कभी इनका जो इगैलिटेरियनिज्म था वो कभी कभी लोगों को नहीं भी पसंद आता था, लेकिन फिर भी इन्होंने अनुभव मंडप जो थे वो बनाए जिनका नाम रखा गया श्रानाज. एंड ये यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग, कम्युनिटीज़ के लोग आते थे, सीखते थे, डिस्कशन करते थे. ऑल राइट, सो ये था आपका. एंड ये भी ध्यान रखिएगा इन्होंने एक ऐसी वेडिंग ऑर्गेनाइज कराई जहाँ पे जो ब्राइड ग्रूम था, मीन्स जो दूल्हा था वो एक लोअर कास्ट से था एंड जो दुल्हन थी वो एक ब्राह्मण थी. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप यहीं से पढ़ सकते हैं. ये मैराथन वीडियो ही आपको मिलेगी एंड मैं इसको काफ़ी दिन रिकॉर्ड करने के बाद इसको अपलोड कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई स्ट्राइक वगैरह आए भी तो वो सिर्फ एक ही वीडियो के ऊपर आ जाए, क्योंकि अगर हम काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है.
ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए, मुगल हिस्ट्री वाइट वॉश्ड इन टेक्स्ट सेज टू एजुकेशनिस्ट, दो एजुकेशनिस्ट ने कहा है कि जो मुगल हिस्ट्री है वो तो वाइट वॉश हो चुकी है टेक्स्ट के अंदर, मीन्स उसके ऊपर सफ़ेदी हो गई है। ठीक है, वाइट वॉश समझते होंगे, पेंट कराना। तो एट इट्स मीटिंग ऑन टेक्स्ट बुक रिफॉर्म्स, एक कमिटी है एजुकेशन के ऊपर, उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशंस सुनी। एंड कौन सी कमेटी है, पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमिटीज़ बनती हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने कहा कि इंडिया की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, मींस बुक्स के अंदर मुगल हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा गया है, एंड जो स्पेस उसको मिलना चाहिए मुगल हिस्ट्री को बुक्स के अंदर, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये मीटिंग जो थी वो इसीलिए बनाई गई थी कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि अनहिस्टोरिकल हैं या कुछ अच्छे नहीं हैं, मीन्स डिस्टॉर्शंस फैलाते हैं, इक्वल एंड मीन्स सबको जो विमेन का ग्रेट रोल दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, तो ये थोड़ी मीटिंग इसलिए बनाई गई थी। आर्ग्यूमेंट्स ये है कि मुगल इरा को जो स्टेटस बुक्स के अंदर मिला है, जो स्पेस मिला है, और हिंदू किंग्स को जो स्पेस मिला है उसको अंदर बैलेंस होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री गलत तरीके से लिखी गई है, क्योंकि इसमें लिखा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे सिर्फ 200 साल तक फॉरेन रूल्स रहा, जबकि 1000 ईयर्स उससे पहले भी एक तरीके से वो भी तो फॉरेनर्स ही थे। तो मुगल इरा जो है वो वाइट वॉश्ड हो चुका है, म्यूट कर दिया है। म्यूट मीन्स क्या होता है, किसी की आवाज़ बंद कर देना। तो ज़रूरी है कि बच्चों को इंडियन कल्चर के बारे में सिखाया जाए, वैदिक इरा से। अभी कल्चर तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, ये तो यूपीएससी वाले जानते ही हैं। तो एनसीईआरटी जो है वो अपनी बुक्स को रिवाइज करेगी एंड इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगी 2024 तक। ओके, सो ये था आपका ये टॉपिक। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं तमिलनाडु के अंदर जलीकट्टू, प्राइड एंड पॉलिटिक्स। तो काफ़ी बार ये भी टॉपिक उठता ही रहता है। तो असेंबली जो पोल्स हैं वो क्योंकि आसपास ही हैं, तमिलनाडु के अंदर इलेक्शंस हैं, एंड पोंगल जो फेस्टिवल होता है, एंड जलीकट्टू इसके अंदर क्या होता है, जो बुल होता है एक तरीके से, सांड जिसको कहते हैं, वो स्पोर्ट है, एंड जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो अटेंशन है वो यहाँ पर रहती है। तो जलीकट्टू एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है, ठीक है, जो कि बहुत पॉपुलर है मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पर पुडुकोट्टई एंड डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये जनवरी की जो सेकेंड वीक होती है, जब तमिल का हार्वेस्ट फेस्टिवल आता है, पोंगल, ठीक है, तो तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 2000 साल पहले का ये ट्रेडिशन है, एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, एंड इसके अंदर जो बुल ऑनर्स होती है, मीन्स उनको इज्जत दी जाती है, उनको ऑनर किया जाता है, बिकॉज वो उनको रियर करते हैं मेटिंग के लिए। ओके, सो ये एक वायलेंट स्पोर्ट है। इसके अंदर मीन्स वो प्राइज़ जीतने के लिए काफ़ी उनकी जो कंडीशन है वो बुरी भी हो जाती है। तो जलीकट्टू इम्पॉर्टेंट है तमिल कल्चर के अंदर। जलीकट्टू कहा जाता है कि ये हमारा ट्रेडिशनल वे है कि हम अपने जो प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स हैं उनको प्रिजर्व कर रहे हैं। तो जलीकट्टू जो है वो सब्जेक्ट क्यों बना हुआ है लीगल बैटल्स का, क्योंकि जो जलीकट्टू था वो सबसे पहले ये जो कानून की जो नज़रें हैं लीगल स्क्रूटनी में आया था 2007 में, जब जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है एंड जो पीटा एनिमल राइट्स ग्रुप है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली कि भाई जलीकट्टू बंद होना चाहिए। तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने भी काम किया एंड एक लॉ पास किया 2009 में कि हम इस जलीकट्टू को क्या करेंगे, बैन करेंगे, एंड गवर्नर ने भी साइन कर दिया। 2011 में यूपीए गवर्नमेंट जो थी उन्होंने भी सेंटर के अंदर जो बुल्स था उन्हें उस लिस्ट के अंदर डाल दिया कि जिनकी ट्रेनिंग एंड जिनका एग्जीबिशन प्रोहिबिट कर दिया गया, मींस बुल्स को अब ट्रेन या एग्जिबिट नहीं किया जा सकता। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। सो इज इट लीगल और बैंड नाउ? तो अब ये लीगल है ये गेम या फिर ये बैंड है? तो देखिए जनवरी 2017 में बहुत प्रोटेस्ट हुए कि बैन नहीं होना चाहिए, एंड 15 डे का जलीकट्टू अपराइजिंग भी देखा गया। इसी साल तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी एक एक्ट पास किया एंड सेंट्रल एक्ट को मींस अमेंड किया एंड कहा कि नहीं जलीकट्टू अलाउड होगा, जिसके बाद प्रेसिडेंट ने भी उसे रेटिफाई कर दिया। अगेन पीटा जो ह्यूमन एनिमल राइट्स ग्रुप है वो दोबारा से गया कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, आर्टिकल 29 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। इनका आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत से। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को किसको दे दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दे दिया, जहां पर ये अभी तक भी क्या पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है।
देन देखिए 4 इंडिजीनियस मार्शल आर्ट फॉर्म्स इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो 4 मार्शल आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये 2018 में लॉन्च किए गए थे। ये जो अंडर 17 एंड अंडर 21 होते हैं, जो मीन्स एक तरीके से बच्चे ही हो गए, तो उनके लिए एक गेम होता है एंड जो बेस्ट परफॉर्मर होता है उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं 8 सालों के लिए, ताकि वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए भी प्रिपेयर हो सके। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इस बार 4 मार्शल आर्ट फॉर्म्स इसमें इंक्लूड किए हैं। नाम ध्यान रखिएगा, कलारी पयट्टू केरला का केस ये ध्यान हो जाएगा, मल्लाकम सेंट्रल इंडिया का, गटका पंजाब का एंड ठंगता, ये आपने नितिन सिंघानिया में पढ़ा होगा, मणिपुर का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, चारों नाम इंपॉर्टेंट हैं। ठंगता मणिपुर का है, गटका पंजाब का है, मलाखम सेंट्रल इंडिया का है एंड कलरी पयट्टू केरला का है। अब मलाखम जो सेंट्रल इंडिया का है ये जिम्नास्टिक्स है एक तरीके से। आप देख सकते हैं ये जो वुडन पोल है ये होता है आपका मलाखम। ठीक है, तो शीशम की ये लकड़ी है एंड इन सबको यूज़ करके खेला जाता है। गटका, गटका क्या है? गटका आप ये देख सकते हैं, ये आप देखिए कि वुडन स्टिक्स, एक बार ज़रा मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ। मल्लाखम जो है वो जिम्नास्टिक्स है एंड मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे स्टेट स्पोर्ट भी घोषित किया था 2013 के अंदर। ठीक है, नाउ गटका, गटका क्या है? एक स्टाइल ऑफ फाइटिंग है, ये आप देख सकते हैं, वुडन स्टिक्स के साथ लड़ाई की जाती है, जो कि पंजाब से रिलेट करता है। 15 सेंचुरी से इसको खेलते आ रहे हैं एंड जो बन्ना है एंड चोला है ये पहने जाते हैं। ओके, सो ये आप देख सकते हैं इनकी ड्रेसेस, तो ये आपको पता चल जाएगा। देन देखिए ठंगता, ठंगता मणिपुर में है, ये आप देख सकते हैं, दीज आर गर्ल्स जो कि इसको प्ले कर रहे हैं एंड डांस फॉर्म्स एंड वॉरियर ड्रिल्स जो हैं ये मणिपुर से बिलोंग करता है। देन देखिए कलरी पयट्टू, कलरी पयट्टू ये आप देख सकते हैं, लाइक भाले टाइप होते हैं एक हाथ में एंड दूसरे हाथ में जो है वो शायद तलवार है, तो ये भी एक मार्शल आर्ट होती है। एंड इसके बारे में अगर कोई जानता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखिएगा। तो केरला के अंदर ये सेकेंड सेंचुरी से ही, 3rd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी तक ये चली थी। ठीक है, तो बीसी हो गया आपका बिफोर क्रिस्ट एंड एडी आपका हो गया एनो डोमिनी। जो वर्ड कलारी है ये सबसे पहले संगम लिटरेचर के अंदर आया था, जो कि बैटलफील्ड एंड कॉम्बैट एरेना दोनों को ही डिस्क्राइब करता है। ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम है, तो नाम ध्यान रखने ज़रूरी हैं। ओके, आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से प्रेजेंट तक। अब हम कुछ देखेंगे, कुछ इवेंट्स, कुछ पर्सनालिटीज़, कुछ इश्यूज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को, तो सुभाष चंद्र बोस हैज़ अनफर्ल्ड द ट्राई कलर पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, तो 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पे तिरंगा जो था वो फहराया था। एंड बोस जो थे वो पोर्ट ब्लेयर में आए थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 1943 में, जब जापान ने जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट थी वो उन्हें दे दी थी। फिर जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस आइलैंड को कैप्चर किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने अनाउंस किया था कि वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसका नाम उन्होंने रखा था आज़ाद हिंद, सिंगापुर के अंदर 1943 में। इसको अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद भी कहा जाता है एंड इसको सपोर्ट किया था इम्पीरियल जापान ने, नाजी जर्मनी ने, इटालियन सोशल रिपब्लिक ने। ठीक है, ये आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो कौन कौन इसके पार्ट थे? तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर जो इंडियंस इंडिया के बाहर रहते थे वो सब मिल गए थे एंड इंडियन नेशनल आर्मी ने जो मीन्स एक्स प्रिजनर्स थे या जो सिविलियन वॉल्टियर्स होते थे उनको लिया था मलाया से, जो कि आज के टाइम पे मलेशिया है, एंड बर्मा से, जो कि आज के टाइम पे म्यांमार है, एंड इन लोगों ने मिलकर एक आर्मी बनाई थी। बोस इसके हेड थे, प्राइम मिनिस्टर थे एंड मिनिस्टर ऑफ वार एंड फॉरेन अफेयर्स भी थे। ये नाम ध्यान रखिएगा, कैप्टन लक्ष्मी ये विमेन ऑर्गेनाइजेशन को हेड करती थी एंड जो S.C. अय्यर थे, ठीक है, ये हेड करते थे पब्लिसिटी को एंड प्रोपोगेंडा विंग को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी मिल जाएगा। सुप्रीम इसके एडवाइज़र थे रास बिहारी बोस। ठीक है, ये कुछ जो ये जो 2 लाइन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देखिए सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बने थे। एक 1938 में बने थे हरिपुर के अंदर एंड 1939 में बने थे त्रिपुरी के अंदर। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा। देखिए 38 39 इकट्ठे ही ये बनेंगे
पहले एच आता है फिर टी आता है, तो पहले हरिपुर में बनेंगे एंड फिर त्रिपुरी के अंदर बनेंगे। फिर 1939 में आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर कि जो महात्मा गांधी थे एंड किस तरीके से जो एक तालमेल नहीं बैठ पाया था एंड 1939 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया एंड फिर अपनी एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये विद इन कांग्रेस बनाई गई थी, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट, वाई स्टेक्स आर हाई इन रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद एज संभाजी नगर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट इशू क्यों बनता जा रहा है कि अगर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख दिया जाता है तो देखिए काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही है शिवसेना की, वहाँ पे अभी सरकार उन्हीं की है महाराष्ट्र के अंदर, कि औरंगाबाद का जो नाम है उसे संभाजी जो नगर है वो रख दिया जाए। तो औरंगाबाद 1610 में बना था, मलिक अंबर ने बनाया था, नाजिम शाही डायनेस्टी के ये थे। एंड फिर औरंगाबाद इसका नाम रखा था औरंगज़ेब ने, जिन्होंने इसको अपनी कैपिटल भी बनाया। नाउ इसका नाम जो है वो रीनेम करने की क्यों कोशिश की जा रही है, क्योंकि औरंगज़ेब जो थे वो औरंगाबाद में रहे थे अपनी डेथ तक, उन्होंने टॉर्चर किया एंड छत्रपति जो संभाजी महाराज थे उनको मारा भी था, जो कि मराठा के जो वॉरियर थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बेटे थे संभाजी महाराज, उसकी हत्या की थी एक तरीके से औरंगज़ेब ने। तो अब वो जो नाम है वो रखा हुआ है औरंगाबाद, जो कि किसने नाम दिया, औरंगज़ेब ने। एंड औरंगज़ेब ने किसको मारा, संभाजी महाराज को। तो अब चाहते हैं कि जो नाम है वो संभाजी नगर होना चाहिए। तो 1995 में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक रिजोल्यूशन भी पास किया था कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख दिया जाए। देन देखिए प्रवासी भारतीय दिवस, तो 16th प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया 9 जनवरी 2021 को, ये डेट ध्यान रखिएगा। एंड जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि जो भी लोग ओवरसीज़ जो इंडियन कम्युनिटी हैं उनका कंट्रीब्यूशन एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये एक इवेंट है जहाँ पे ओवरसीज़ इंडियंस के साथ कनेक्ट किया जाता है। 2003 से ये मनाया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2015 से इसको हर 2 साल में एक बार बनाया गया, ठीक है, क्योंकि अगर 2003 से 2021 तक ये मनाते लगातार तो 18 बन जाते ना, कुछ ऐसे ही बनते, लेकिन अब देखो बस 16 ही है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 2015 से 2 साल में ये एक बार मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1915 में 9 जनवरी को जो महात्मा गांधी थे वो इंडिया वापस आए थे। कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड फिर उन्होंने इंडिया के अंदर किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्ट लिया। तो आज इस डे की इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उन इंडियंस को जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, कि वो लोग भी हमारी गवर्नमेंट के साथ एंड जो यहाँ पे उनके एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उनके साथ वो रिलेट कर सकते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट हो सकता है। देन देखिए नेताजीज बर्थ एनिवर्सरी टू बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। तो नेताजी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये कल्चर मिनिस्ट्री ने, देखिए कुछ सेलिब्रेशन है तो सेलिब्रेशन आप कल्चर से याद रख सकते हैं। तो पराक्रम दिवस, दिवस क्या होता है भाई, आप कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, ओके। तो कल्चर मिनिस्ट्री ने इसको कहा है कि 23 जनवरी जिस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था तब ये दिन बनाना चाहिए। एंड 2021 जो है इस बार 125th बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस की। तो 1943 में अभी हमने पढ़ा, इन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई थी सिंगापुर के अंदर, जिसको अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद भी कहते थे, जिसे सपोर्ट किया था इंपीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इटालियन सोशल रिपब्लिक ने। एंड एक स्ट्रगल इन्होंने चलाया, ठीक है, तो ये हम अभी कर चुके हैं। ये प्रेसिडेंट रहे थे 1938-39, अभी मैंने आपको बताया था, पहले हरिपुरा के अंदर एंड फिर त्रिपुरी के अंदर। 1939 में इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया था एंड कांग्रेस के अंदर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, कहां पर, बंगाल के अंदर। देन देखिए वीर सावरकर, तो वीर सावरकर भी इंपॉर्टेंट है एंड हर बार ये भी न्यूज़ में आते हैं। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, जो आपकी एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड दूसरी आपकी लेजिस्लेटिव कमिटीज़ होती हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, सॉरी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिमांड उठी है कि हिंदू महासभा के जो लीडर थे, ध्यान रखिएगा वीर सावरकर हिंदू महासभा के लीडर थे, विनायक दामोदर सावरकर, इनका जो पिक्चर गैलरी से मीन्स जब आप जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के
अंदर अगर कभी आपको जाने का मौका मिले तो पिक्चर गैलरी के अंदर वहाँ पे इनकी एक फ़ोटो लगी रहती थी, वो वहाँ से हटा दी गई। ठीक है, तो ये एक इंसल्ट मानी गई एंड जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। तो वीर सावरकर का जन्म जो था वो महाराष्ट्र के नासिक के भागुर जगह पर 1883 में 28 मई को इनका जन्म हुआ था। नाम आपने सुना होगा मित्र मेला, तो वीर सावरकर ने ही वो बनाई थी, एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी एंड ये फॉरेन गुड्स के खिलाफ थे, स्वदेशी जो आइडिया है उसको प्रमोट करते थे, अथिज्म रैशनैलिटी इसकी बात वो करते थे, ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को नहीं मानते थे। प्रेसिडेंट ये बने थे हिंदू महासभा के 1937 से 1943 तक एंड इन्होंने जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रेजिग्नेशन दे रही थी 22 अक्टूबर 1939 को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन किया था, तो हिंदू महासभा ने रिज़ाइन नहीं दिया था बल्कि इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ कॉपरेट किया था। ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। पुणे में सावरकर ने, अभी तो हमने पढ़ा मित्र मेला बनाई थी, इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी भी फाउंड की थी, तिलक की स्वराज पार्टी भी ज्वाइन की थी, एक और सोसाइटी बनाई थी फ्री इंडिया सोसाइटी। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं वीर सावरकर से रिलेटेड जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक तो मित्र मेला, ठीक है, दूसरा अभिनव भारत सोसाइटी एंड तीसरा फ्री इंडिया सोसाइटी। तो ये 3 नाम बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनकी बुक आपने सुनी होगी द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन डिपेंडेंस एंड टू नेशन थ्योरी, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना का भी इसमें विचार थे पूरे हिंदुत्व, एंड एक आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो ये 3 नाम ध्यान रखिएगा, वीर सावरकर से रिलेटेड हैं, इम्पॉर्टेंट है। देन देखिए भीमा कोरेगांव बैटल, तो भीमा कोरेगांव बैटल, तो आपका जो OCHCR है उन्होंने कहा है कि भीमा कोरेगांव के जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। तो भीमा कोरेगांव जो इशू है वो क्या है, तो देखिए 1 जनवरी 2018 को 200th एनिवर्सरी थी भीमा कोरेगांव बैटल की। तो यहाँ पर विक्ट्री सेलिब्रेट की गई, किसकी, ब्रिटिश आर्मी की, जिसके अंदर बहुत सारे मेहर जो होते थे वो इंक्लूडेड थे, किसके अगेंस्ट, पेशवा बाजीराव आर्मी के अगेंस्ट। काफ़ी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिसमें से कुछ सुधा भारद्वाज हैं, वरा राव हैं, गौतम नवलखा हैं, इनको अरेस्ट किया गया क्योंकि इन्होंने एक तरीके से सेलिब्रेट की विक्ट्री ब्रिटिश आर्मी की। तो ये बैटल जो था वो भीमा कोरेगांव के अंदर लड़ा गया था, एक डिस्ट्रिक्ट है पुणे के अंदर, एंड इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल दलित कनेक्शन रहा क्योंकि मेहर जो थे, जो BR अम्बेडकर थे वो भी शायद इसी कास्ट से बिलोंग करते थे, तो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे एंड ये पेशवा के बीच में हुई थी लड़ाई। तो यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से ये दिखाया कि भाई दलित सोल्जर्स जो थे वो किस तरीके से, जो अपर कास्ट डोमिनेटेड पेशवा आर्मी है उससे लड़े एंड ब्रिटिश ट्रुप्स ने पेशवा आर्मी को हराया। तो इसके अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो थी वो खत्म हुई एंड जो पेशवास थे वो मेहर्स जो होते थे उन्हें एक तरीके से दबाते थे। तो ये विक्ट्री थी दलित्स की, ठीक है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। तो लेकिन इसको ये देखना कि ब्रिटिशर्स की जीत थी तो इससे कुछ इश्यूज जो है वो क्रिएट हो गए। तो भीमा कोरेगांव एक दलित सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है एंड क्यों देखा जाता है ऐसा, क्योंकि ये दलित का प्राइड है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे सोल्जर्स जो थे वो मेहर दलित्स थे एंड पेशवा जो थे वो ब्राह्मण्स होते थे, तो ये आपस में लड़े एंड जिसके अंदर मेहर्स जो थे वो जीते। तो 1 जनवरी 1927 को BR अम्बेडकर जो थे वो यहाँ पर गए भी थे एंड इन्होंने जो नाम थे उनकी शपथ भी ली थी कि जो जो लोग इसके भी अंदर लड़े हैं वो मीन्स एक तरीके से अच्छे लोग थे, मीन्स उनकी एक तरीके से तारीफ़ की एंड वो मेहर्स थे एंड मेहर्स क्या है, अनटचेबल्स। तो ये बात कही गई थी। देन देखिए OCHCR जिन्होंने कहा है ये कि OCHCR जिन्होंने कहा कि भीमे कोरेगांव के जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें छोड़ा जाए, तो ये है क्या, तो OCHCR एक ऑफिस है हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स का एंड UN एंटिटी है जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स को एंड यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी उन्होंने रिजोल्यूशन एक पास किया था 48/141 जिसमें ये जो ऑफिस था वो क्रिएट किया गया था।
देन देखिए गोविंद बल्लभ पंत, तो अगेन काफ़ी टाइम से रिपीट हो रहा है। इफ़ यू आर फॉलोइंग माय वीडियोस रेगुलरली तो आप ही ने ये देखे होंगे पॉइंट्स। तो एक स्टैचू है फ्रीडम फाइटर गोविंद बल्लभ पंत का, तो इसको भी पार्लियामेंट प्रेमाइसिस से हटा दिया गया। तो गोविंद बल्लभ पंत जो थे उनका जन्म 1887 में हुआ था, 1887 में हुआ था उत्तराखंड अल्मोड़ा में। एंड इन्होंने क्या काशीपुर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी प्रेम सभा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नाम। एंड एक स्कूल बंद होने से बचाया था क्योंकि वो स्कूल को ब्रिटिश गवर्नमेंट बंद कर रही थी कि आपने टैक्स नहीं पे किया है इसलिए ये स्कूल बंद होगा, तो इन्होंने उस स्कूल को बचाया। पहले चीफ मिनिस्टर रहे ये उत्तर प्रदेश के जब इंडिया आज़ाद हुआ। इंडिया के होम मिनिस्टर रहे ये 1955 से 1961 तक। एंड इन्हीं के टाइम पे 1956 में क्योंकि स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड हुई थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे। गांधी जी के ही पद चिन्हों को फॉलो करते हुए इन्होंने एक सॉल्ट मूवमेंट भी चलाया था यूपी के अंदर, यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर। 1930 में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, देहरादून जेल के अंदर भेज दिया गया। साइमन कमीशन के खिलाफ भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। 1957 में इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। देन देखिए लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय को याद किया जा रहा है उनकी जयंती के ऊपर। स्वदेशी मूवमेंट में इनका काफ़ी बड़ा योगदान था एंड एजुकेशन के बारे में भी ये बात करते थे। लाला लाजपत राय जो थे वो दयानंद सरस्वती के फॉलोअर थे, आर्य समाज जिन्होंने फाउंड किया था दयानंद सरस्वती ने। जो लाला लाजपत राय है इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक भी फाउंड किया। 1885 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल भी इस्टेब्लिश किए। एंड लाल बाल पाल, ये आपने सुना होगा, तो किस तरीके से इन्होंने कहा कि स्वदेशी गुड्स फॉलो किए जाएं जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, ये कह के कि इतना बड़ा जो क्षेत्र है वो हमसे संभाला नहीं जा रहा। एंड अमेरिका में 1917 में न्यूयॉर्क सिटी में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग भी फाउंड की थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी वीर सावरकर आया, फिर गोविंद बल्लभ पंत आए, फिर लाला लाजपत राय आए, तो इनको आप 2-3 बारी रीड कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। बाकी 2 साल से तो मैं ही आपको रिवाइज करा ही रही हूँ क्योंकि ये हर करंट अफेयर कंपाइलेशन के अंदर ही आपको मिलेंगे। ये प्रेसिडेंट भी बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता के अंदर 1920 में। एंड जब महात्मा गांधी ने अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी, साइमन कमीशन में प्रोटेस्ट करते वक्त पुलिस की जो लाठियां थी उसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी 1928 में। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि आप एक बार रीड हम कर लेते हैं। आर्य समाज, यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडियाज विल टू फ्रीडम, मैसेज ऑफ द भगवत गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द डिप्रेस्ड क्लास, द ट्रैवलॉग यूएसए, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। देन देखिए पथारू घाट, द फॉरगॉटन पीजेंट अपराइजिंग ऑफ असम इन 1894। तो पथारू घाट एक पीजेंट अपराइजिंग थी, असम के अंदर ये देखी गई थी 1894 में। यहाँ पे क्या था, लैंड रिवेन्यू को बढ़ा दिया था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने, मिलिट्री ने खुलेआम एक तरीके से ओपनली फायर किया था, तो जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया था, अब हथियार उठा लिए थे। तो ब्रिटिशर्स ने जब असम को एक तरीके से कब्जा लिया, उसको एनेक्स कर लिया 1826 में, तो काफ़ी सारे लैंड्स का सर्वे किया इन्होंने एंड इन्होंने लैंड टैक्सेस लगाना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने। 1893 में गवर्नमेंट ने कहा कि जो लैंड टैक्स है वो 70 से 80% तक बढ़ेगा। तो डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए एंड इनको कहा गया कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कहा दैट दिस इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सेडिशन। सेडिशन जो एक्ट आज भी यूज़ किया जाता है, कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको सेडिशन का ठप्पा लगा के उसको पकड़ लेते हैं। तो ये इंसिडेंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि पथारू घाट जो है वो बैटल ऑफ सराय घाट के बाद हुआ था जब अहोम्स ने मुगल्स को हराया था 1671 में। ओके, सो ये हमने आज यहाँ तक कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे विमेन एंड विमेन रिलेटेड इश्यूज़ को, ठीक है। मैं ये जो वीडियो है वो करंट पूरा मैराथन वीडियो के फॉर्म में अपलोड करूँगी। ओके, सो चलिए तो अब देखते हैं विमेन एंड विमेन से रिलेटेड इश्यूज़। तो सबसे पहले है लास्ट चांस टू क्लियर स्टैंड ऑन सेम सेक्स मैरिजेस फॉर सेंटर, दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्राइडे को सेंटर को एंड दिल्ली गवर्नमेंट को एक आखिरी चांस दिया है कि जो सेम सेक्स के अंदर जो मैरिजेस होती हैं उसका रजिस्ट्रेशन एंड जो रिकॉग्निशन है वो हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड फॉरेन मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग
कुछ रिस्पॉन्स दे, बिकॉज कोर्ट वॉज टोल्ड कि भाई कोई भी रिप्लाई जो है वो फाइल नहीं किया गया एंड नोटिस इशू करने के बाद भी। तो थोड़ा सा अब इसका बैकग्राउंड हम जानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी कि जो सेम सेक्स जो कपल्स होते हैं अगर वो शादी करते हैं, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये क्रिमिनल के केसेस में नहीं आएगा अगर कोई सेम सेक्स के जो बंदे हैं वो अगर मैरिज करते हैं, लेकिन फिर भी जो मैरिजेस है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। तो पिटिशनर्स ने कहा कि जो सेम सेक्स की जो मैरिजेस है उनको हिंदू मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाए। जो दो और प्ले फाइल हुई, एक टू वुमेन ने की, बिकॉज दोनों देखिए वुमेन है एंड दे वांट टू गेट मैरिड, कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर उनका जो केसेस है वो रजिस्टर हों, ठीक है। देन दूसरी जो प्ले है वो टू मैन ने फाइल की, इन्होंने शादी की यूएस के अंदर, बट अगेन इनको फॉरेन मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो इन्हें नहीं दी गई। तो अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इंडिया पिनल कोड का जो सेक्शन 377 है, अगर सेम जेंडर के पर्सन मैरिज करते हैं तो वो पनिशेबल है बाय लॉ, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। लेकिन 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने, ये हमने पिछले साल के करंट अफेयर्स के अंदर भी पढ़ा था, कि जो डीक्रिमिनलाइज कर दिया था कि जो गे सेक्स होता है अब वो लीगल है, दे कैन मैरी नाउ। 2009 में जो नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोविजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को मना कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको कुछ खास ध्यान नहीं देना है, इनके सेक्शन ध्यान रखिए। बेसिकली यही है कि इनकी जो शादी है उनको रजिस्टर किया जाए हिंदू मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। देन देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कन्फेशन सुनने वाले हैं टू प्रिस्ट्स के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को 3 वीक्स की पिटीशन के बाद जो है एक ग्रुप ऑफ वुमेन ने पिटीशन फाइल की थी कि जो सेकर्ड जो कन्फेशंस होते हैं प्रिस्ट्स के क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसके बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ देखा जाए। तो कोर्ट ने इन इश्यूज़ को देखा एंड कि क्या इश्यूज़ है रिलेटेड टू फेथ, राइट्स ऑफ वुमेन एंड इक्वालिटी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। 5 वुमेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि कंपलसरी जो प्रैक्टिस है कि सैक्रेमेंटल कन्फेशन करना ही होगा कुछ चर्चेस के अंदर, केरला के अंदर ये है कि कुछ सैक्रामेंटल कन्फेशन करना ही होगा, ये कंपलसरी है। तो ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके पास फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल 25 में। लेकिन जो चर्च के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं एंड ब्लैकमेल करते हैं मैन को भी, विमेन फॉलोअर्स को भी, एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं विमेन का। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो फॉलो कर रहे हैं मलंकर ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के, तो उनके मेंबर्स को ज़रूरी है कि वो ये कहते हैं कि आपको सैक्रेमेंटल कन्फेशन करना होगा प्रिस्ट के सामने, ताकि आपके सारे जो पाप है वो ख़त्म हो जाए। तो इस प्रैक्टिस के अंदर ये कंडीशन है कि अगर आपको क्रिश्चियन बनना है तो आपको ये शपथ एक तरीके से लेनी होगी, एक कन्फेशन लेना ही होगा, अदरवाइज आपको चर्च के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इसके अगेंस्ट जो विमेन थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो 1934 का मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च था कि जो टू गवर्न द पारसीज अंडर द Now, Task Force on Marriage Age submits report to PMO, that is Prime Minister Office। तो एक टास्क फोर्स सेटअप किया गया था कि जो विमेन की जो मैरिज एज है उसके बारे में कुछ चेंजेस लाए जाएं। एंड अब एक जो टास्क फोर्स है उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो PMO को सबमिट कर दी है एंड मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को भी। इसके हेड का नाम ध्यान रखिएगा, जया जेटली, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो टास्क फोर्स था इसे फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने अपनी जो बजट स्पीच थी लास्ट ईयर उसमें कहा था कि एक मीन्स पैनल बनाएंगे वो, जहाँ पे एज जो है गर्ल का जो एकदम मदर जो है बन जाते हैं ड्यू टू लोअर एज, एंड उसके बारे में कुछ सोचा जाए क्योंकि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स जो हैं वो काफ़ी हाई हैं एंड न्यूट्रिशनल लेवल्स को इम्प्रूव किया जाए। तो रेफरेंस यही थी कि भाई देखा जाए कि जो एज ऑफ मैरिज है एंड जो मदरहुड है उसके बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या जल्दी शादी होने से जो मदर हैं क्या वो जल्दी बन रहे हैं, एंड उससे हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस पर कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो विमेन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी मीन्स एक तरीके से आश्चर्यजनक बात कही कि जो एज है वो 18 से 21 नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे जो यंग अडल्ट्स हैं दे विल मैरी विदाउट पेरेंट्स कंसेंट। तो ये बात विमेन राइट एक्टिविस्ट्स ने कही।
लॉ ये कहता है कि जो हमारा लॉ बना हुआ है, एक तो दो लॉ हम अभी पढ़ेंगे। वैसे अभी जो एज है वो बॉयज़ के लिए 21 है एंड गर्ल्स के लिए 18 है। जो मिनिमम एज है मैरिज की वो अलग है मेजॉरिटी एज से, ठीक है। मेजॉरिटी एज में कोई जेंडर नहीं बताया कि मैन कब मेजॉरिटी गेन करेगा एंड वुमेन कब। मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग जैसे 18 साल के होंगे तो मेजॉरिटी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि 18 साल मिनिमम एज है ब्राइड के लिए एंड 21 ईयर्स ग्रूम के लिए। इस्लाम में जो मैरिज है माइनर की वो तभी मानी जाती है जब पॉवर्टी गेन कर लेते हैं। एंड अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी 18 एंड 21 ईयर्स एज मिनिमम बताई गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स उठे सामने कि भाई जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। एंड इस स्टडी में यही पाया गया कि जो चिल्ड्रन एडोलेसेंट मदर्स को, मीन्स जैसे यंग मदर हैं 10 से 19 ईयर्स के बीच में ही, तो जो बच्चे उनके होते हैं वो स्टंटेड होते हैं, ठीक है। स्टंटेड ये जो हेल्थ रिपोर्ट आती है उसमें भी आपने देखा होगा, मीन्स अपनी एज के हिसाब से वो क्या रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। एंड मीन्स 5% ज़्यादा स्टंटेड पाए जाते हैं अगर वो उन मदर को होते, अगर मीन्स जब उन मदर की एज 20 से 24 हो जाती। सो इम्पॉर्टेंट है। देन देखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो इंडिया जो है वो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एक इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, हर साल इसको मनाते हैं 24 जनवरी को। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो घट रहा है उसके अवेयरनेस जो है उसको फैलाया जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो थी वो भी लॉन्च की थी, हरियाणा से हुई थी लॉन्च। एंड पंजाब ने जनवरी 2021 को कहा है कि ये मंथ होगा गर्ल चाइल्ड का। एंड ये जो स्कीम थी बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये पानीपत के जो पानीपत हरियाणा में है 2015 में लॉन्च की गई थी। फिर इसको ऑल इंडिया एक्सपेंशन मिला था जब झुंझुनू राजस्थान में जो झुंझुनू एरिया है वहाँ पर 8 मार्च 2018 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि ये सभी 640 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा। नाउ ये ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट है, किस किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। दिस इज़ अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो गर्ल चाइल्ड डे है वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है, लेकिन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो तीन मिनिस्ट्रीज के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहाँ पे 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें दे दी जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कम हो रहा है उसे इम्प्रूव किया जाए, जो जेंडर बाइज्ड जो मीन्स एक तरीके से जो गलत जो प्रथाएं चल रही हैं वो बंद होनी चाहिए। नाउ आउटकम्स क्या रहे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट्स आई थी जिस पे कहा गया कि जो सेक्स रेशो है वो इम्प्रूव हुआ है, 918 से 934 हो गया है। मीन्स इतने मेल्स 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं। अगर पहले ट्राइमेस्टर एंटीनेटल केयर के बारे में बात करें तो वो भी इम्प्रूव हुआ है, 61% से 71% हो गया है। अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की बात करें तो वो भी इम्प्रूव हुआ है, 77.45 से कितना हो गया 81.32। तो ये आप इसकी सिग्निफिकेंस के अंदर लिख सकते हैं। देन देखिए विलेज सेलिब्रेट्स इस न्यू बॉर्न डॉटर्स, तो ये काफ़ी कम देखने को मिलता है कि बेटियां पैदा होती हैं तो उसका सेलिब्रेशन हो। तो हरिदासपुर एक विलेज है तेलंगाना के अंदर, उन्होंने इस जब बेटी हुई उनके घर तो उन्होंने सेलिब्रेट किया, स्वीट्स बांटे, लैम्प दिए जलाए। एंड ये एक चेंज है एटीट्यूड के अंदर, क्योंकि वहाँ के जो पंचायत प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शफ़ी एंड सेक्रेटरी हैं रोहित कुलकर्णी, तो ये नेम्स आप यूज़ कर सकते हैं अगर किसी टॉपिक में आता है कि एक अच्छा उन्होंने एफर्ट्स लगाए जिसकी वजह से लोगों के एटीट्यूड में चेंज आया। गवर्नमेंट की तरफ से भी सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है जो कि यूनियन गवर्नमेंट की है एंड ये स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही, ठीक है। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। तो अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी टाइम पे जब तक लड़की पैदा होती है एंड उसके बाद जब तक वो 10 साल की होती है तो मिनिमम डिपॉजिट करना होता है। अब कितना है 250, पहले कितना था 1000। एंड मिनिमम जो है 250 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट करने होते हैं। एंड एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं या किसी भी एथोराइज्ड ब्रांच के अंदर कॉमर्शियल बैंक की। फिर ये जो अकाउंट है ये 21 साल तक रहेगा ओपनिंग से, या फिर जब तक लड़की की शादी होती है 18 ईयर्स तक। नाउ हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस अगर करने हैं तो जो पेरेंट्स हैं वो 50% अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं अकाउंट में से बिफोर शी टर्न्स 18। ये थोड़ा आप देख लीजिए
सुकन्या समृद्धि योजना के जो सैलिएंट फीचर्स हैं कि बैंक अकाउंट आप खोल सकते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 अकाउंट्स खोले जा सकते हैं अगर जो गर्ल्स हैं वो ट्विन गर्ल्स हैं, एंड डिपॉजिट करने होते हैं 15 साल तक विद मेच्योरिटी एट 21 ईयर्स। 50% पेमेंट 18 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देन मिनिमम जो है ये देखिए पहले थी 1000, अब कम हो गई है। ओके, तो इसका एक तो इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है इसके अंदर, एंड जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा है। देन देखते हैं हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स। अब ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, जियोफिजिकल फिनोमेना आएंगे जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ज्योग्राफिकल फीचर्स, उनकी कुछ लोकेशन, ये सब हम देखते हैं। फ्लोरा फोना ये देखेंगे। पोलर वॉर्टेक्स थ्रेटन टू सेंड यूएस यूरोप इनटू डीप फ्रीज। तो पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है, मीटियोलॉजिस्ट ने क्या प्रिडिक्ट किया है कि एक पोलर वॉर्टेक्स जो कि फैल रहा है एंड ये हो सकता है और साउथवर्ड की तरफ फैले एंड यूएस यूरोपियन कंट्रीज़ को बिल्कुल ठंडा कर देगा। मीन्स वहाँ पे एकदम सर्दी पड़ जाएगी। पहले ऐसा जो पोलर वॉर्टेक्स था वो 2014 में बना था। तो पोलर वॉर्टेक्स एक मीन्स जैसे घूम रहे कोई चीज़, जैसे लट्टू होता है ना, वो घूमता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, एकदम से अपनी स्टेबिलिटी खो देता है, एंड जब वो स्प्लिट होता है तो एक ड्रामेटिक वेदर इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकती हैं यूएस एंड यूरोप के अंदर। तो 2021 में ये एक डिसरप्टेड पोलर वॉर्टेक्स होगा। कोल्डर एयर जो होगी वो आर्कटिक के अंदर फैल जाएगी एंड फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ जाएं। तो जब पोल्स पर, ध्यान रखिएगा पोलर है तो पोल्स पर ही बनेगा, तो पोल्स पर जब बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो उससे एक ये आप देख सकते हैं ये कौन सा बन गया है, ठीक है। सो दिस इज़ द पोलर वॉर्टेक्स। नो, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है विंटर मंथ्स में क्योंकि टेम्परेचर जो है, ड्यू टू द इंक्रीज टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोलर रीजन्स एंड द मिड लैटिट्यूड सच एज यूएस एंड यूरोप। क्योंकि लैटिट्यूड्स के अगर आपने पॉइंट्स पढ़े हैं कि जो लैटिट्यूड्स का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ रहा है, एंड जो पोल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, उनका टेम्परेचर डिफरेंट है। तो इस डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन जो हैं वो बनते हैं, एंड ये हमेशा पोल्स पर ही देखा जाता है। समर में पोलर वॉर्टेक्स कमज़ोर होता है, विंटर के अंदर बहुत भयानक होता है। कभी कभी विंटर में फिर जो वॉर्टेक्स होते हैं ये टूट जाते हैं एंड फिर ये साउथवर्ड की तरफ आ जाते हैं जेट स्ट्रीम के साथ। तो पोलर वॉर्टेक्स कोई न्यू नहीं है, ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, एंड ये कोई इज़ नॉट समथिंग जो कि आपको टॉर्नेडो वगैरह की तरह दिखेगा, लेकिन कोल्ड हवाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो पोलर वॉर्टेक्स आपको स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर देखने को मिल सकता है, ये स्पिन करता है स्ट्रेटोस्फीयर में। एंड व्हेन द वॉर्टेक्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो जो कोल्ड एयर होती है वो नॉर्थ अमेरिका और या फिर यूरोप के अंदर डीप में चली जाती हैं। तो ये एक तरीके से दूसरे शब्दों में कहें तो एक वॉल बना लेती हैं जो कि मिड लैटिट्यूड्स को कोल्ड आर्कटिक एयर से बचाता है। लेकिन ओकेजनली अगर ये पोलर वॉर्टेक्स डिसरप्ट हो जाए तो फिर ये क्या करेगा, ठंड को फैला देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसके बारे में जो आप जानकारी ले सकते हैं अकाउंट्स, उसकी अकाउंट्स में बोल रही हूँ ज्योग्राफी के बुक्स के थ्रू। तो पोलर वॉर्टेक्स का इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, जो स्प्लिट होगा वो एटमॉस्फेयर में हाई होगा, सडन एंड डिलेड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, टेम्परेचर डिक्लाइन हो जाएगा, एंड इस यूएस के अंदर एक्सट्रीम विंटर वेदर कंडीशन बन सकती है। और फिर एकदम अगर स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग होगी तो वार्म जो आर्कटिक है वो मीन्स आर्कटिक वार्म हो जाएगा, सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर में भी नहीं ट्रोपोस्फेयर में भी वार्मर आर्कटिक होगा, तो उससे और ज़्यादा विंटर वेदर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर। ओके, देन देखिए वाई लाइटनिंग स्टिल किल सो मैनी इंडियंस। तो लाइटनिंग ये बेसिकली आपने जोग्राफी में आप ये देख सकते हैं 8th क्लास तक की बुक में भी मिल जाएगा। ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जब ये आपस में मिलते हैं तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिल रहे हैं तो लाइटनिंग होती है। नाउ 2019 से 2020 तक 1771 डेथ्स हुई थी। नाउ ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल है उन्होंने भी कहा कि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लाइटनिंग से फार्मर्स पर, कैटल ग्रेजर्स पर, चिल्ड्रन पर, एंड सेफ्टी एक्शन प्लान की ज़रूरत है। लाइटिंग डिटेक्शन डिवाइसेस लगानी होंगी। ये क्या होते हैं ना, घरों के अंदर लगा दी जाती है छत पे, उससे क्या होता है जो भी लाइटनिंग होती है वो डायरेक्टली धरती के अंदर जाती है, तो उससे घर पे बिल्डिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये कुछ ऐसे डिवाइसेस आते हैं आज के टाइम पे। तो सेंटर ने कंपैरिजन किया कि नेचुरल डिज़ास्टर से अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछले 5 सालों में 13,994 फैटेलिटीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से 359 करोड़ का कंपनसेशन भी करना पड़ा। एनिमल लाइफ को भी नुकसान हुआ है। लाइटनिंग बहुत रैपिड देखने को मिलती है, एकदम इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो जाती है। एंड ये जो डिस्चार्जेस हैं इनसे क्या होता है, जो ये डिस्चार्जेस जनरेट होती हैं, जो ये आप देख सकते हैं जो क्लाउड्स हैं इनके अंदर मॉइस्चर है एंड दे आर अबाउट 10 to 12 किलोमीटर टॉल। ओके, नाउ GS2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स देखेंगे, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स एंड कुछ सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स। कंपैरिजन करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम का विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज। तो अ यूएस प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। तो डेमोक्रेट्स, आपको पता ही है कि यूएस के अंदर दो पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। तो डेमोक्रेट्स ने एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, बिकॉज आप सभी को पता होगा कि उनको वो यूएस प्रेसिडेंट के पद से अब हट गए हैं एंड वो उनकी वजह से अटैक हुआ। तो ऐसा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया फॉर द इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन। ओके, तो ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोविज़न है, वहाँ पे भी कांग्रेस है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा होती है, तो वहाँ पे भी जो लोअर हाउस है उनके पास सोल पावर है इम्पीचमेंट की, जबकि सीनेट जो वहाँ का अपर हाउस है उसके पास सोल पावर है इन सब इम्पीचमेंट्स को ट्राई करने की। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीफ जस्टिस होते हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट के, उनकी ड्यूटी होती है कि जब भी ये इम्पीचमेंट की प्रोसेस चल रही है, ट्रायल्स चल रहे हैं, तो वो इसकी मीटिंग को प्रेसाइड ओवर करें। ये थोड़ा चार्ट है, इसको आप देख लीजिए। 6 हाउस कमिटीज़ जो हैं उन्होंने चार्जेस लगाए हैं अगेंस्ट ट्रंप। मीन्स वो एक तरीके से प्रोबिंग मीन्स कि वो मतलब कि सॉल्यू वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि ये जो चार्जेस लगाई गई हैं ये सही है या नहीं है। एंड वो इन सभी स्ट्रॉन्गेस्ट केसेस को फिर जुडिशरी कमिटी में भेजेंगे। अगर एविडेंस हुए तो क्या होगा, अगर एविडेंस नहीं हुए तो फिर तो ट्रंप ऑफिस में ही रहेंगे। एंड अगर एविडेंस जो है, वैसे अब तो देखिए न्यूज़ आ ही चुकी है कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं मिला, मीन्स वो एक तरीके से बरी हो गए। अगर एविडेंस मिलते हैं तो जो हाउस है फिर वहाँ पे एक फ्लोर टेस्ट होगा। अगर मेजॉरिटी से कम वोट्स मिले उन्हें, मीन्स इम्पीचमेंट नहीं हो पाई, तो फिर वो ऑफिस में ही रहेंगे। एंड अगर मेजॉरिटी ने वोट कर दिया कि हाँ इनको इम्पीच कर देना चाहिए, तो ट्रम्प जो है वो इम्पीच्ड हो जाएंगे, ठीक है। देन सेनेट के अंदर रिपब्लिकन्स हैं, तो यहाँ पे ट्रायल्स होंगे। अगर 2/3 से कम वोट मिले तो ऑफिस में रहेंगे, एंड अगर 2/3 से ज़्यादा वोट हुए तो फिर ट्रम्प क्या हो जाएंगे, रिमूव। तो ये इस तरीके का प्रोसेस है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। नाउ इम्पीचमेंट के ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं। So president can be removed from office for treason, bribery, other high crimes and misdemeanors. Means अगर अपनी पावर का गलत यूज़ करते हैं तो यूएस के अंदर करप्शन एंड अब्यूज़ के चार्जेस पहले भी आ चुके हैं, तो ये हमने पिछले साल भी किया था। देन देखिए क्वेश्चन आर क्या होता है, जिसे गवर्नमेंट ने इस साल सस्पेंड कर दिया मॉनसून सेशन में। एंड कहा कि जब पार्लियामेंट बजट सेशन के लिए मिलेगी जनवरी 29 से, तब क्वेश्चन आर रखेंगे। तो जो पहला जो घंटा होता है हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का, उसको क्वेश्चन आर कहते हैं। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है। इस टाइम पे मेंबर्स जो होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं एंड मिनिस्टर्स को आंसर देना होता है। एंड जो क्वेश्चंस हैं वो प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं, मींस उन एमपी से भी पूछे जा सकते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं हों, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आर जो है वो सभी डेज पर लिया किया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सेशन में क्वेश्चन आर होंगे, बल्कि 2 डेज होते हैं जब क्वेश्चन आर नहीं होता। एक तो जब पहली बार प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एड्रेस करते हैं एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तब नहीं होता। एंड दूसरा जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं तब क्वेश्चन आर नहीं होता। नाउ जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा के मींस जो चेयरमैन हैं एंड स्पीकर है, वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं कि क्वेश्चन आर को कैसे कंडक्ट करेंगे एंड कैसे नहीं। देन देखिए टॉपिक्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, कुछ इशू चैलेंजेस जो कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं, पावर्स का कैसे डिवॉल्यूशन एंड फाइनेंसेस।
तो राजस्थान जो है वो फिफ्थ स्टेट बन गया है जिन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो रिफॉर्म्स हैं वो क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। सो राजस्थान हैज़ बिकम फिफ्थ स्टेट जहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो कंप्लीट हो गए। इससे पहले 4 स्टेट्स और कर चुकी हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना। ये जो रिफॉर्म्स हैं इन्हें स्टिपुलेट कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। नाउ राजस्थान अब क्योंकि सक्सेसफुली अर्बन लोकल बॉडीज़ रिफॉर्म्स कर लिए तो अब और एडिशनल बोरिंग मिल पाएगी। तो अब जो स्टेट है उसे जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो और परमिशन दे सकते हैं कि वो ओपन मार्केट बोरिंग्स के थ्रू इतने करोड़ रुपए और मार्केट से उठा सकते हैं, ₹2731 करोड़। नाउ ये जो रिफॉर्म्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कैसे स्टिपुलेट करते हैं, तो स्टेट को बताना होता है कि उन्होंने जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है क्या वो प्रिवेलिंग सर्कल रेट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। एंड जो फ्लोर रेट्स है मींस इन प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवरेज, इन सबको देखा जाता है। फिर एक पीरियोडिक इंक्रीज़ अगर वो कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स में या यूज़र चार्जेस में, सो वो सब देखा जाता है। इसके अलावा सेंटर ने 4 सिटीज़न सेंट्रिक एरियाज़ और देखे हैं रिफॉर्म्स के लिए कि एक तो उस स्टेट के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स किए गए हों क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग पे वैसे भी मोदी जी बहुत ध्यान देते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ये 4 चीज़ें हैं। एंड दूसरा कि प्रोविजंस हो, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवरेज, ये सब अच्छी फैसिलिटीज़ हो। एंड जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो मीन्स सर्कल रेट्स के अकॉर्डिंग ही हो, जो गाइडलाइन रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। देन देखिए कुछ टॉपिक, सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्योंकि कुछ ऑर्गन्स हैं डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स के, तो उनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। जुडिशियल रिव्यू काफ़ी बार हम कर चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए रिफ्यूज़ कर दिया जुडिशियल रिव्यू के लिए। तो कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मेजॉरिटी थे उनका यही मानना था कि जो गवर्नमेंट है वो एरर्स कर रही है एंड दे आर ट्राइंग टू अचीव द सक्सेसेस बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के। एंड वो ये काम कर सकते हैं जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो मीन्स हर बार कोर्ट से पूछे, बल्कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो वो अपना काम करे। एंड ये कोर्ट की कोई कंसर्न नहीं है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को इंक्वायर करे। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कभी भी ये नहीं है कि गवर्नमेंट के अंदर वो या गवर्नमेंट के साथ वो इंटरफेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही जो अथॉरिटीज़ है वो अलग अलग है एंड सेपरेशन ऑफ पावर है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी के पास पावर है कि अगर कोई भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है या नहीं है, उसको रिव्यू करने का काम जुडिशरी कर सकती है। नाउ देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रेस्ट्रेंट एंड एक्टिविज्म। देखिए जुडिशियल रेस्ट्रेंट एंड एक्टिविज्म दोनों में डिफरेंस होता है एंड ये आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं। पहले जुडिशियल रिव्यू हम देखेंगे। तो जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो आर्टिकल 13, 32, 136, 142, 147 के थ्रू हमें पता है। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो इसीलिए है ताकि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। आर्टिकल 13 यही कहता है कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज बनाती है जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर फ़र्क पड़े तो वो उन लॉज को क्या कर सकती है, खारिज कर सकती है। जो प्रोविजंस है आर्टिकल 13 के वो यही कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हों वो ऐसे होने चाहिए मींस एंड जो भी लॉ हो वो फंडामेंटल राइट्स के अगर डेरोगेट कर रहा है, कोई भी कानून ऐसा है जो फंडामेंटल राइट को ध्यान में नहीं रख रहा है, तो वो लॉ वॉइड होगा। देन देखिए जुडिशियल रेस्ट्रेंट एंड एक्टिविज्म में क्या डिफरेंस होता है। देखिए रेस्ट्रेंट का मतलब किसी चीज़ को रोकना, एक्टिविज्म का मतलब होता है एक तरीके से एक्टिव रहना। तो थोड़ा इन्हीं शब्दों से समझने की कोशिश करेंगे। रेस्ट्रेंट का मतलब कि जुडिशरी का काम है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल इंटेंट देखे। मीन्स लुक एट द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेटर दैट रोट द लॉ, क्योंकि जो ये जो लॉ बनाए गए हैं एंड ये भी तो लेजिस्लेटर्स ने बनाई है। तो ये मींस एक तरीके से जैसे बी आर अम्बेडकर जो थे वो खुद कोई जुडिशरी से थोड़ी बिलोंग करते थे, वो खुद लेजिस्लेटर्स थे। तो एक तरीके से वो क्या हो गए, प्रेसिडेंट्स हो गए, तो उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड चेंजेस जो हैं वो लाएं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू।
तो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एक्टिविज्म का मतलब जैसे लुक बियॉन्ड द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स, कि फ्रेमर्स जो चाहते थे लेकिन अब कुछ और ही हो रहा है। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि चेंजेस जो हैं वो अलाउड हैं, जो एक्टिव एक्शन है वो ज़रूरी होता है, एंड अगर इसको कानून समझने में यूज़ किया जा रहा है सो दैट इज़ गुड। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो पॉजिटिव है, एंड रेस्ट्रेंट मीन्स कि आपको अननेसेसरली इंटरफेयर नहीं करना है। इसको थोड़ा आप लक्ष्मीकांत की बुक से भी पढ़ सकते हैं। देन देखिए, वाई सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन फार्म लॉज सेट्स अ टेरिबल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट। तो जो एपेक्स सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सस्पेंड जो है वो कर दी फार्म लॉज का इम्प्लीमेंटेशन, एंड एक कमिटी जो है वो क्रिएट की है कि ये जो लोगों की शिकायतें हैं या फार्मर्स की जो शिकायतें हैं इनको थोड़ा देखा जाए। इशू क्या है, जजेस का जो इंटरवेंशन है उसे अटॉर्नी जनरल ने क्वेश्चन कर दिया 3 ग्राउंड्स पे। क्या कहा कि एक तो वन इज दैट इट हैज़ बीन पास्ड विदाउट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एंड दैट इज टू कि ये वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स के। थर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रोविजंस के भी वायलेटिव है। तो उन्होंने कहा कि ये जो लॉ है इट कैन बी स्टेड ऑफ स्ट्रक डाउन ओनली ऑन दीज 3 ग्राउंड्स। इनकी इन 3 ग्राउंड्स पर ही जो जजेस है वो इसको रोक सकते हैं, कि अगर तो बिना किसी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के थ्रू पास किया गया हो, फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। तो मीन्स अटॉर्नी जनरल जो होता है वो एक तरीके से सरकार का वकील होता है। सो ये इनके बीच में थोड़ी बहस चल रही है, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें थोड़ा, जब हम अगर मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो हमें अगेन दोनों तरफ का पॉइंट्स लिखने होंगे, किसी भी एक चीज़ को कभी भी फेवर करके नहीं लिखना है। सो अगेन नाउ वाई दिस माइट बी अ डेंजरस प्रेसिडेंट, क्योंकि एक नया प्रेसिडेंट होगा कि जो कानून जो पार्लियामेंट पास करती है क्या वो बिना हियरिंग्स के पास कर रही है, एंड जो भी जुडिशियल प्रोसीजर है वेदर इट इज़ नॉट क्लियर वेद the local standing of different council and what are the specific players that need to be addressed, and court in कैसे remedies को address करे, क्या रियलिटी में फार्मर्स को सुना गया या नहीं सुना गया। तो ये सब अभी देखिए इसके बारे में और भी पॉइंट्स आते रहेंगे जब तक मेंस एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी तक भी इशू जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कुछ टॉपिक्स पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड। तो बजट सेशन, तो बजट सेशन जो है वो कोविड-19 के सेफ्टी मेजर्स के साथ होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है वो लिए जाएंगे जैसे कि मॉनसून सेशन में लिए गए थे। एंड ये तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्वेश्चन आर जो है जो मॉनसून सेशन में नहीं रखा गया था वो बजट सेशन में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये जनवरी के करंट अफेयर्स है ना। आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि भाई 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं हो सकता 2 सेशन के अंदर। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी नहीं स्पेसिफाई किया गया है कि पार्लियामेंट कितने दिनों के लिए मिले। तो पार्लियामेंट्री सेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कानून जो है वो तभी बनेंगे जब पार्लियामेंट मिलेगी, ठीक है। ऑर्डिनेंस के थ्रू ज़्यादा दिन तक काम नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को देखने के लिए, नेशनल इश्यूज़ को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों हाउसेस सेशन में रहें। सो प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट कि भाई पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है अगर डेमोक्रेसी को अच्छे से काम कराना है तो। नाउ सी प्रेसिडेंट एड्रेस, तो अभी तक 18 ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं जिन्होंने ये डिसीजन जो है वो अपना बताया है कि वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का जो एड्रेस होगा जॉइंट सेशन का उसको क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो प्रेसिडेंट एड्रेस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, तो आर्टिकल 87, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 85 क्या कहता है, तो ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 87 में यही लिखा है कि हर साल जब सेशन होता है, मीन्स एक तरीके से तो फर्स्ट सेशन जब होता है हर साल, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो दोनों हाउस को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था तो उसमें में कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट दोनों को एड्रेस करें। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। तो प्रेसिडेंट के जो एड्रेस होता है, प्रेसिडेंट यही बताते हैं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ रहेंगी एंड वो आने वाले साल में क्या करने वाले हैं। तो उसको ड्राफ्ट तो देखिए कैबिनेट ही करता है। तो एक तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स होता है, फिर एड्रेस के बाद पहले एड्रेस करते हैं फिर थैंक करते हैं, ओके। तो प्रोसीजर क्या फॉलो करना होता है जब प्रेसिडेंट एंड जो गवर्नर हैं वो एड्रेस कर लेते हैं, तो एक डिबेट जो है वो इसलिए नहीं होती कि जो कंटेंट्स हैं एड्रेस के उस पर नहीं होती, बल्कि गवर्नेंस के इश्यूज़ पर होती है। तो
तो अगर प्रेसिडेंट डिसएग्री हो जाए विद द टेक्स्ट ऑफ द स्पीच, तो मान लीजिए कैबिनेट ने उनको एक स्पीच बना कर दी एंड प्रेसिडेंट को वो स्पीच पसंद नहीं आई, तो क्या फिर भी उन्हें वो रीड करनी पड़ेगी? तो हाँ, करनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो हो सकता है ऐसी सिचुएशंस आएँ जहाँ पे उन्हें जो टेक्स्ट हैं वो ठीक ना लगे, बट अभी तक ऐसा किसी प्रेसिडेंट ने किया भी नहीं है। एंड एक ओकेजन था जब गवर्नर ने जो एक पोर्शन था वो स्किप कर दिया था। तो 1969 में वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे धर्मवीर, उन्होंने 2 पैराग्राफ्स इस पे स्किप किए थे। तो ये जो स्किपेबल पोर्शन था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ ऐसा दूसरी कंट्रीज़ में कैसे चलता है, तो यूएस के अंदर स्टेट ऑफ द यूनियन इसे कहते हैं। एंड वहाँ पे भी टाइम टू टाइम जो है कांग्रेस को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि स्टेट क्या करने वाली है, क्या क्या करने वाले हैं। यूके के अंदर इसको क्यूएनस स्पीच कहते हैं, यूएस के अंदर स्टेट ऑफ द यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। देन देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मर्सी प्ले ऑफ राजीव केस कन्विक्ट। देखिए ये राजीव गांधी हैं जिनकी डेथ हो गई थी एंड जिनको मारा गया था। तो इसके लिए किसी एक इंसान को पकड़ा गया था। अभी आप देखेंगे इनका नाम भी है एजी पेरारी वलन। तो इनको पकड़ लिया गया था कि भाई इनकी वजह से कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन इनका कोई दोष ही नहीं मिला। एंड ये सोचिए उस टाइम से अभी तक ये जेल में है। तो इन्होंने माफ़ी मांगी एंड गवर्नर ने इनको माफ़ी भी दे दी। लेकिन अब आप ये देखिए कि किस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है। तो तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई जो ये इनकी जो लाइफ सेंटेंस थी, क्योंकि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को मारा था, विल बी टेकन विद इन 4 वीक्स, के 4 वीक में इसका जो मर्सी पिटीशन है उसके बारे में सोचा जाए। तो ये जो पिटीशन है ये 2015 से ही पेंडिंग पड़ी है गवर्नर के पास। एंड आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग गवर्नर के पास पावर होती है कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या किया जाए। एंड उनके पास पावर है पार्डन करने की, रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिशन करने की। अगेन ये सारी पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा वाइडर होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नर, प्रेसिडेंट की ज़्यादा होती हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यही कहा है कि भाई इन कन्विक्ट्स को छोड़ दो। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनका जो स्टेटस जो है उसको दोबारा से फाइल करें। तो 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डरली ऑब्जर्व किया कि जो केस है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एंड गवर्नर जो है वो डिले कर रहे हैं इसको विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, तो ये आप थोड़ा देख सकते हैं। इसके बारे में अभी और ऐसे न्यूज़ आती रहेंगी। देन देखिए, केरला असेंबली रिजेक्ट्स मोशन टू रिमूव स्पीकर। तो केरला के अंदर स्पीकर को हटाने की बात हो रही थी, लेकिन केरला असेंबली ने इस मोशन को रिजेक्ट कर दिया। तो अपोजिशन लेकर आए थे कि स्पीकर पी श्रीराम कृष्ण को हटा दिया जाए, क्योंकि गोल्ड स्मगलिंग केस के अंदर एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट के अंदर। तो वहाँ पर इनका एक डिप्लोमेटिक चैनल में इन्होंने अपना एक रोल निभाया। तो स्पीकर को हटाने की पावर आर्टिकल 179 में लिखी हुई है कि स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को हटाया जा सकता है एक रिजोल्यूशन मूव करके। असेंबली इस रिजोल्यूशन को मूव करेगी मेजॉरिटी के थ्रू एंड फिर 14 डेज का नोटिस दिया जाता है कि भाई आपको रिमूव करने का सोच रहे हैं। तो आर्टिकल 181 के अकॉर्डिंग जो स्पीकर या जो डेप्यूटी स्पीकर है या कोई भी पर्सन जब रिजोल्यूशन लिया जाता है कि भाई इनको रिमूव करना है, तो यहाँ पे इनके प्रोविजंस लिखे हुए हैं आर्टिकल 181 में। एंड आर्टिकल 179 में इनको रिमूव किया जा सकता है बाय द मेजॉरिटी। ठीक है, अगेन इसके बारे में आप थोड़ा और लक्ष्मीकांत के जो पार्लियामेंट चैप्टर है उससे पढ़ सकते हैं। देन देखिए, SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सेंसर कर दिया है 2 IAS ऑफिसर को। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट कर दिया। वहाँ पे भी देखिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट एंड पिछले महीने ही हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में भी इश्यूज चलते रहते हैं। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट कर दिया है कुछ सेंसर नोटिसेस जो कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर IN रामेश कुमार ने इशू किए।
टू सीनियर आईएएस ऑफिशियल्स को। इश्यूज क्या थे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जो पंचायती राज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गोपाल कृष्ण द्विवेदी एंड पीआर कमिश्नर एम गिरिजा शंकर, इन्होंने 2021 इलेक्टोरल रूल्स को अच्छे से पब्लिश नहीं किया एंड रामेश कुमार ने कंपलसरी रिटायरमेंट की इनको सलाह दे डाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नाउ स्टेट गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया है कि भाई ये जो पावर है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास होती ही नहीं है, वो सस्पेंड कर सकते हैं किसी ऐसे ऑफिसर या किसी पुलिस पर्सोनल को जो सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू के अंदर काम करते हों या गवर्नमेंट की किसी ऑटोनॉमस बॉडी जैसे गवर्नमेंट फंड करती है वहाँ पे कर सकते हैं, बट तभी वाइल एंगेज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और इलेक्टोरल ड्यूटी। नाउ ये जो सेंसर है ये एक पेनल्टी क्लासिफाइड है अंडर माइनर पेनल्टीज एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मींस एक तरीके से अथॉरिटी है कि ये जो पेनल्टी है ये इम्पोज की जाए या फिर नहीं की जाए। ठीक है, तो ये भी आप न्यूज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड कुछ इंटरवेंशंस पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही हैं वेरियस सेक्टर्स के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि जो क्रुएल्टी जो होती है एनिमल्स के प्रति उसको हटाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत ज़्यादा जो गौशालाज हैं या मीन्स जो जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी हो रही है एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट एंड और अगर अवेयर है भी तो हम कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये एक्ट ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स 2017। ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग रूल्स फ्रेम किए गए हैं। यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि अगर मान लीजिए कैटल मीन्स जैसे गाय भैंस ये सब हो गए तो इनके जो ओनर हैं उनको फोरफीट किया जा सकता, मीन्स कैटल को फोरफीट किया जा सकता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स। तो जो एनिमल्स हैं फिर उन्हें वहाँ से छुटा कर या फिर एक तरीके से बचा कर उन्हें गौशाला या पिंजारा पोल यहाँ पर भेजा जाएगा एंड एनिमल्स को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, जैसे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो एनिमल्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। देन देखिए 3 स्टेट 3 एंटी कन्वर्जन लॉज, व्हाट इज़ सिमिलर व्हाट इज़ डिफरेंट। तो यूपी गवर्नमेंट ने भी कुछ लॉ पास किए थे, अभी थोड़ा मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने भी फ्रीडम टू रिलीजन बिल 2020 ऑर्डिनेंस जो है वो अप्रूव कराया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य हिमाचल प्रदेश, तो देखिए तीनों के पीछे प्रदेश प्रदेश आ रहा है। तो ये लॉ पास किए गए हैं। बेसिकली अगर धर्म बदल कर आप शादी करते हैं या शादी करने के लिए धर्म बदलते हैं तो उस शादी को नल एंड वॉइड माना जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है कि बिना स्टेट के अप्रूवल के आप धर्म को चेंज करके फिर शादी नहीं कर सकते। तो पनिशमेंट डिफरेंट है तीनों के तीनों स्टेट्स के अंदर। मध्य प्रदेश में कहा गया है कि 60 डे पहले आपको बताना होगा डीएम को कि आप अपना धर्म चेंज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहा गया है कि 60 डेज का नोटिस देना होगा एंड साथ में मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी भी करेंगे कि क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं आप अपना रिलीजन। हिमाचल प्रदेश के अंदर 30 डेज का नोटिस आपको देना होगा। कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? मध्य प्रदेश के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ऑफिसर नहीं करेंगे जब तक रिटन कंप्लेंट नहीं होगी, मींस सब इंस्पेक्टर एसआई लेवल का पर्सन ही इन्वेस्टिगेशन करेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर बिना ऑफिसर के, मींस जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होते हैं उनसे रैंक बिलो रैंक के नीचे नहीं इनिशिएट कर सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर एमपी जो लॉ होंगे अलाउज द सेम पीपल एज अलाउड बाय एमपी लॉ टू फाइल अ कंप्लेंट। प्रूफ, अब ये प्रूफ किसको करना, प्रूफ का जो बर्डन है वो किसको आएगा? देखिए मध्य प्रदेश में कहा गया है कि जो पर्सन अपना धर्म चेंज कर रहा है, कन्वर्टेड द बर्डन ऑफ प्रूविंग, कि उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि कन्वर्जन जो है वो किसी इलीगैलिटी या ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यही है, जबकि यूपी एक स्टेप और आगे चला गया एंड वो पर्सन जिसको हु कॉज्ड और फैसिलिटेड द कन्वर्जन, मींस इंडिविजुअल नहीं बल्कि जिसकी वजह से चेंज हो रहा है रिलीजन, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाउ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोटाज वर्क, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस के अंदर कुछ प्रोविजंस, कुछ पोजीशन ऑफ लॉ क्लियर किए हैं एंड ये केस इसी से रिलेट करता था कि इश्यूज हैं कुछ कि रिजर्वेशन जो है वो किसको दी जाए किसको नहीं दी जाए। तो थोड़ा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में जानते हैं। देखिए वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल होता है आपका ऐसे,
शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, दिस इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, मेल, फीमेल, वेटरन, जेंडर कम्युनिटी, डिसेबल्ड पीपल, सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ दोनों कैटेगरीज जो है वो अब कैसे अप्लाई करें, अगर इकट्ठे अप्लाई करना है। जैसे विमेन है तो विमेन के पास 50% हॉरिजॉन्टल कोटा है, एंड देन हाफ ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मीन्स विमेन ही होने चाहिए। फिर उसमें से बोला जाए कि हाफ जो होनी चाहिए वो एससी कैंडिडेट्स होने चाहिए। सो दीज आर ऑल द इशूज। तो सोनम तोमर एंड रीता रानी ने सिक्योर किए, ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर रिलेटेड टू अस एज वेल विद यूपीएससी। तो इन्होंने सिक्योर किए 276 एंड 233 मार्क्स, ठीक है। नाउ इन्होंने ओबीसी फीमेल एंड एससी फीमेल के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मांगा। ओबीसी एंड एससी दोबारा से ये कौन सी रिजर्वेशन हो गई, वर्टिकल। फीमेल कौन सी रिजर्वेशन हो गई, हॉरिजॉन्टल। नाउ ये दोनों ही कैंडिडेट्स जो है वो इन कैटेगरीज में क्वालिफाई नहीं करती, लेकिन जनरल फीमेल के अंदर जो लास्ट क्वालिफाइंग कैंडिडेट था उसने सिक्योर किए 274। तो ये तो स्कोर मीन्स ये जो सोनम तोमर है इससे भी नीचे हो गया ना, इनको इस कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं मिला, इसमें मिल गया। तो अब ये चाहते हैं कि इन्हें जनरल के अंदर सिलेक्शन मिले, शायद यही बात थी। देन देखते हैं को, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है, तो कोर्ट का ये कहना है अगेंस्ट द यूपी गवर्नमेंट कि अगर कोई पर्सन इंटरसेक्शन मींस वो इतना इनफ है कि भाई वो क्वालिफाई कर पा रहा है बिना किसी वर्टिकल रिजर्वेशन के, तो उसे क्वालिफाई मानना चाहिए। एंड फिर उसे आप इस बेस पर नहीं हटा सकते कि वो जनरल कैटेगरी से ना रिजर्वेशन ले, मीन्स जनरल कैटेगरी से वो उसको पोस्ट ना मिले, ठीक है। तो कोर्ट ने उनकी फेवर में बात कही है। चलिए आज ये देखिए 116 पेजेस हैं। चलिए कुछ टॉपिक्स और करेंगे, तो मैं इसकी 2 या 3 मैराथन वीडियोस डाल दूँगी। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि क्या प्रोविजंस हैं, किस तरीके से काम होता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, एंड क्या डिफरेंस है बिटवीन द सीजर एंड कन्फिस्केशन ऑफ एनिमल्स वाइल रिस्पॉन्डिंग टू अ पिटीशन। तो इशू क्या था, एक बुफेलो ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने एक प्ले फाइल की कि कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि क्या होता है, व्हीकल्स जैसे लेके जाते हैं एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ट्रक में ले जाते हैं। तो इससे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, कैटल ट्रेडर्स हैं, दिन को डराया जा रहा था कि रूल्स जो हैं वो आप नोटिफाई, उनको आप फॉलो कीजिए। तो सेंटर ने कहा कि जो सीजर है वो टेम्पररी है नेचर में, एंड मियरली टेकिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो ये राइट ऑफ पार्टीज है या नहीं है। तो सेंटर का क्या कहना था, तो सेंटर ने यही कहा कि जब तक आपकी फाइनल जो एडजुडिकेशन नहीं मिलती पार्टीज की, तब तक इसके बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो अगर हम देखिए इशू सेंटर, ये मेंस की बात है। अगर हम मान लीजिए आपको बैकग्राउंड आएगा तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि क्रुएलिटी टू एनिमल्स रूल्स 2017 किसके अकॉर्डिंग फ्रेम किए गए हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है, अगेन ये अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा कि जो कैटल है उसको ले सकते हैं एंड फिर इनको एनिमल शेल्टर्स में एंड इनको कोई और अडॉप्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ना हो कि कैटल्स को इधर से उधर क्या करा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा हो। नाउ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 क्या है कि अननेसेसरली पेन, सफरिंग नहीं होनी चाहिए एनिमल को। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है जो कि 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था कि अननेसेसरली क्रुएल्टी एंड सफरिंग ना हो एनिमल्स को। गाइडलाइंस इशू की गई थी कि एनिमल्स का जो एक्सपेरिमेंटेशन है साइंटिफिक पर्पसेस के लिए अगर होता है तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है। देन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एंड जो सेंटर हैं वो एक तरीके से एग्री हुए इस बात पे कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो एडल्ट्री है वो क्राइम ही होना चाहिए। ये पिछले साल भी हमने पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि एडल्ट्री जो है वो आर्म्ड फोर्स के अंदर क्राइम ही रहे, बाकियों के अंदर हट गई है। तो ये मैटर जो था वो चीफ जस्टिस एस ए बोबडे को गया था एंड 5 जजेस जो थे उन्होंने फिर बेंच बैठाई। तो इशू यही था 2018 का जो वर्डिक्ट था कि जो एडल्ट्री है
वो अब क्या होगी, उसके लिए क्राइम नहीं माना जाएगा, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में इसको क्राइम ही माना जाए। तो आर्मी, नेवी या एयर फोर्स जो है वो एक डिस्टिंक्ट क्लास होती है एंड इनके लिए स्पेशल लेजिस्लेशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर जो सेक्शन 497 था इंडियन पिनल कोड का, उसे स्ट्रक डाउन कर दिया था, जो कि एडल्ट्री को एक पनिशेबल ऑफेंस बताता था। एंड 158 ईयर ये जो लॉ था इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। एंड आर्टिकल 21 की हर किसी के पास अपनी राइट है। आर्टिकल 14 की बात कही कि जो हस्बैंड है दे कैन ऑल्सो ब्रिंग चार्जेस अगेंस्ट द मैन, अगर किसी की वाइफ जो है वो मीन्स अडल्ट्री करते हैं, मीन्स एक तरीके से जो आप मैरिड होके भी अगर किसी और के साथ रिलेशंस बनाते हैं, तो अडल्ट्री जो है वो ग्राउंड हो सकता है सिविल केसेस के लिए भी एंड इंक्लूडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, बट ये क्रिमिनल ऑफेंस अब नहीं माना जाएगा। चलिए, तो इसके 3 वीडियोस अपलोड करेंगे, ये पार्ट 1 था एंड मैं 2 वीडियोस और इसके अपलोड करूँगी। सो इट विल बी लाइक दीज 30 पेजेस हो जाएंगे। सो आफ्टर दैट इट विल बी कंप्लीट एंड क्योंकि मेरा खुद के एग्ज़ाम्स हैं इसलिए मैं थोड़ा कम टाइम दे पा रही हूँ। दिसंबर का वीडियो भी जल्दी अपलोड होगा, तो उसकी भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो वो भी मैराथन के थ्रू ही अपलोड होगा। उसके भी मैं आपको 3 या 4 वीडियोस दे दूँगी। इसकी भी 3 वीडियोस आ जाएंगी, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि एक ही वीडियो बनाएं, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इकट्ठे जो है वो मर्ज नहीं हो पा रही हैं वीडियोस। ठीक है, तो इसीलिए इसका 3 वीडियोस बनाकर आपको मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड फॉलो ज़रूर करें वीडियोस को। इसके साथ साथ अपने नोट्स बनाएं। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्रिंट आउट निकलवा लें, अंडरलाइन करें एंड रिवाइज करें, टेस्ट पेपर्स लगाएं। ओके, सो थैंक यू।